हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की क्लासेस की। अर्थमेटिक के दो पिलर होते हैं, एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं शुरुआत कर रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। और इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हो, अगर उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल आता है तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के बाद आप उन सवालों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आज ये मेरा पहला लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, तो मेरा फोकस है थ्योरेटिकल पोर्शन पे। जितने भी इसमें टर्म हैं, जो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैं वो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और टारगेट रहेगा उन स्टूडेंट का पे जिनको नहीं पता बेसिक क्या है, जिनको नहीं पता रेशियो प्रोपोर्शन में क्या क्या चीजें होती है, ताकि उनको एक लेवल अप लाना चाहूँ, एक समान लेवल पे ले आऊं, ताकि अगले लेक्चर से जब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा तब उनको पता रहे कि क्या चल रहा है क्लास में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है रेशियो। रेशियो को हिंदी में बोला जाता है अनुपात। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे ए रेशियो बी, कि इसकी वैल्यू अगर आपको दे रखी है 3:5, तो क्या ए की एक्चुअल वैल्यू 3 है? क्या बी की एक्चुअल वैल्यू 5 है? नहीं। ये जो 3:5 है, ये ए और बी की सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब इसका मतलब यह है कि ए और बी का फर्दर डिवीजन एक इंटीजर के रूप में पॉसिबल नहीं है। 3 और 5 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे फर्दर वो ब्रेक नहीं हो सकता एक इंटीजर के रूप में। तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू होगी। मैं मानता हूं कि इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ए और बी की वो क्या है। मैं इसको डिनोट करता हूँ 3x और 5x, कि ए की एक्चुअल वैल्यू 3x है, बी की एक्चुअल वैल्यू 5x है। मैंने उसके साथ एक वेरिएबल लिया है। आप इस वेरिएबल x की जगह पे कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, y z जो मन करे आप वो ले सकते हैं। तो अगर आपको सवाल में दे रखा हो कि ए और बी की एक्चुअल वैल्यू, आपको मान लीजिए दे रखा हो कि ए की एक्चुअल वैल्यू 300 है, बी की एक्चुअल वैल्यू 500 है, तो एक्स कैसे निकलेगा? आपको पता है ए की एक्चुअल वैल्यू 3x है, बी की 5x है, और सवाल में दे रखा है ए की 300, बी की 500। तो या तो मैं 3x बराबर 300 लिख सकता हूँ, या फिर मैं 5x बराबर 500 लिख सकता हूँ। तो यहाँ दोनों से मैं x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। अगर आपको ए और बी की एक्चुअल वैल्यू, ये मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, कि अगर ए और बी की एक्चुअल वैल्यू 9 और 15 दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? आप लिख सकते हो कि 3x बराबर 9, या फिर आप ये लिख सकते हो 5x बराबर 15। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू भी निकल जाएगी 3। एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको ए और बी की का सम दे रखा, ए और बी का सम दे रखा हो 80, तो आपसे पूछा हो ए और बी का वैल्यू बताओ, तो आपको तो पता है ना कि ए की एक्चुअल वैल्यू 3x है, बी की एक्चुअल वैल्यू 5x है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 3x प्लस 5x। ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा 80 का, जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 8x बराबर 80। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 10। और आपको पता है कि a की एक्चुअल वैल्यू 3x है और b की एक्चुअल वैल्यू 5x है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अगर 10 है तो a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू 50। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रेशियो में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि रेशियो में यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 kg और 500 ग्राम, इसका रेशियो नहीं बताओ हमें, तो आप ये नहीं कर सकते कि 2/500 मैंने कर दिया और उसे बता दिया कि 1/250, रेशियो आ गया 1/250। ये गलत हो जाएगा। हमें यूनिट सेम करना है। तो अगर हमको यूनिट सेम करना है तो मैं क्या करूँगा? या तो केजी को ग्राम में बदल लूँगा, या ग्राम को केजी में बदल लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, केजी को ग्राम में बदलता हूँ। तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम, ये हो जाएगा 500 ग्राम। तो ये रेशियो कितना आया? 4:1। तो रेशियो सही क्या है अपना? ये वाला, ना कि ये वाला। ये गलत हो जाएगा। यूनिट जो होना चाहिए हमेशा सेम होना चाहिए। अब आगे चलते हैं।
एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर आपको A रेशियो B दे रखा हो 3:5, A:B दे रखा हो 3:5, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी A और B की 3x और 5x, ये एक्चुअल वैल्यू है। मैं बोलता हूं कि अगर दोनों तरफ, रेशियो के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या रेशियो में कुछ फर्क पड़ता है, वो देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर एक्चुअल वैल्यू मेरी क्या है, 3x है, 5x है, तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे रेशियो का सिंबल, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये x और ये x कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, आया क्या अपना 3:5। तो मैं देख पा रहा हूँ कि रेशियो में अगर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक्चुअल वैल्यू में मल्टीप्लाई किया ना, अगर मैं डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता, इधर सिंपलेस्ट फॉर्म इसका 3 है, इधर 5 है, दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी अपना जो रेशियो आ रहा है वो सेम 3:5 ही आ रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो में, तो या तो उसके एक्चुअल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यही केस डिवीजन के साथ भी होता है। अगर आप इसी रेशियो में ये जो 3:5 है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 3x/5, 3x और 5x है, इसमें आप किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ 2 से, तो 3x/2, इधर भी डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो क्या रेशियो में कोई फर्क आएगा? ये दो कट जाएगा, ये x और ये x कट जाएगा, रेशियो अपना आना है वही 3:5, रेशियो में कोई फर्क नहीं आया। ये तो मैंने डिवाइड किया किसमें, एक्चुअल वैल्यू में। क्या मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करूंगा तो क्या कोई फर्क आएगा? तो उसमें भी करके देख लेता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म है अपना 3 और 5, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए तो ये तो कट जाएगी ना, तो अपना जो रेशियो आया वो आया 3:5। तो आप इन दोनों बातों का ध्यान रखना कि अगर आप रेशियो में मल्टीप्लाई या डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हैं तो उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में करो या एक्चुअल वैल्यू में करो, रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एडिशन कर रहे हो, अगर आप सम कर रहे हो, तो रेशियो में बदलाव आ जाता है। जैसे मान लेता हूँ मैं रेशियो 3:5 है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3x और 5x है, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ मान लेते हैं कि 2 ऐड कर रहा हूँ, तो 3 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली 5 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। रेशियो तो बदल गया ना। तो कभी भी आप डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी सेम नंबर से ऐड नहीं कर सकते, इसमें रेशियो जो होता है अपना बदल जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि कभी भी मुझे ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा एक्चुअल वैल्यू में ऐड करूंगा। तो एक्चुअल वैल्यू ए का कितना है, 3x है, बी का कितना है, 5x है। तो अगर मुझे ऐड करना है तो इसमें मैं 2 से ऐड करूंगा और इसमें मैं 2 से ऐड करूंगा। कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, रेशियो में इसमें फर्क पड़ जाता है। सेम केस सब्ट्रैक्शन में होता है कि अगर आप किसी भी सेम नंबर से घटा रहे हैं तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो कभी भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं घटाइएगा, आप हमेशा उसके एक्चुअल फॉर्म में घटाइएगा। एक्चुअल फॉर्म है कितना, 3x और 5x है। तो अगर आपको घटाना है, मान लीजिए 2 घटाना है दोनों तरफ, तो हमेशा एक्चुअल नंबर में घटाना पड़ेगा, ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में घटाना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में घटाने से रेशियो में फर्क पड़ता है। सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों करेंगे तो रेशियो में बदलाव होता है, इसलिए मैं कभी भी रेशियो में सब्ट्रैक्ट और ऐड उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करूंगा। हमेशा जब भी करूंगा तो कब करूंगा, एक्चुअल फॉर्म में, उसके एक्चुअल नंबर में ऐड करूंगा या एक्चुअल नंबर में उसका सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। और जब मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बारी आएगी, मैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ सेम नंबर से और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर आपको दे रखा हो A:B की वैल्यू 3:2 और B रेशियो C दे रखा हो आपको 2:5, और आपसे पूछा है
कि A रेशियो B रेशियो C बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है, तो A के 3 लिखेंगे। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो B के जगह पे 2 लिख देंगे। और C कितना है, C 5 है, तो A B C का वैल्यू कितना आ गया, 3:2:5। ये तो सबसे आसान एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ। इसमें क्या है, B की जो वैल्यू है दोनों में बराबर है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आया। दिक्कत देखिए आपको यहाँ पे आएगा, अगर आपको A:B दे रखा हो 3:5 और B:C दे रखा हो 7:4। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई A:B:C कितना होगा, तो अगर जो मैंने ये तरीका बताया उसके थ्रू आप जाओगे तो A के सामने 3 लिखोगे और B के सामने आपको लगेगा मैं 5 लिखूं या 7 लिखूं, क्योंकि दोनों में तो अलग अलग है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, मुझे करना पड़ेगा कि दोनों में B की वैल्यू को बराबर करनी पड़ेगी। और B की वैल्यू बराबर कैसे होगी, देखिए इसमें क्या है 3:5 है, एक A और B का रेशियो, इसमें है 7:4 है, ये 5 और 7 को बराबर करना है। तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 और ये 35, और नीचे क्या आएगा 35 और 20। ये आया है A:B, ये है B:C। तो आपसे अगर पूछा हो A:B:C तो क्या होगा, A की जगह पे 21, B की जगह पे 35 और C की जगह पे 20। ये तो बेसिक है कि आपको क्या करना है, B को बराबर करना है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं करने हैं। एग्जाम में अगर आपको ये चीज़ दे रखा हो A:B 3:5 और B:C 7:4, तो आपको क्या करना है, अगर आपको A:B:C चाहिए तो इस नंबर को पकड़िए, इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई, और बाकी जो 2 नंबर बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई। 7 × 3 क्या आएगा 21, 7 × 5 क्या आएगा 35। अब जो बच क्या गया 5 और 4 बच गया ना, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना 20। तो सेम चीज आई ना। एग्जाम में आपको इस तरीके से जाना है, बराबर नहीं करना है, सिंपली इस फॉर्म को याद रखना है। मैं एक दो और एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आपको A:B की वैल्यू दे रखी है 5:4 और B:C की वैल्यू दे रखी है 7:3, और आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई और इसी नंबर को इसमें मल्टीप्लाई, और जो बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 × 5 कितना आएगा 35, 7 × 4 कितना आएगा 28, और 7 × 3 कितना आएगा, 7 × 3 नहीं 4 × 3 कितना आएगा, 4 × 3 आएगा 12। तो अपना जो रेशियो आया A:B:C 35, 28, 12। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दे रखा है आपको A:B:C की वैल्यू आपको दे रखी है 2:3:5 और C:D कितना दे रखा हो 7:5। आपसे पूछा है A, B, C और D का रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना है, बस इसको लिखना है 2, 3, 5 और इधर 7 और 5। इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई, इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई और इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई, और जो बच गया उसको आपस में मल्टीप्लाई। 7 × 2 कितना होगा 14, 7 × 3 कितना होगा 21 और 7 × 5 35 और 5 × 5 25। तो A B C D का जो रेशियो आएगा वो आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको देखिए इसमें क्या था, इसमें सिर्फ अगर आपको एक टर्म कॉमन है, जैसे C कॉमन है, B कॉमन है, अगर 2 टर्म कॉमन है तब क्या करेंगे। जैसे आपको दे रखा हो A:B:C की वैल्यू दे रखी हो 3:8:12 और B:C:D की वैल्यू दे रखी हो आपको 12, 18 और 7। आपसे पूछेगा कि मान लीजिए, पूछेगा डायरेक्टली नहीं, आपका इसका यूज आएगा। जब मैं सवाल करूंगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करना है। अब बस जो मैं बता रहा हूं बस उसको ध्यान रखिए। तो आपको पूछा है A B C D, कॉमन क्या है B C कॉमन है, तो मुझे उसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करना अगर है तो आप किसी एक को बराबर कीजिए, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो B को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये 8 है, ये 12 है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 गुना 3 24, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। तो क्या आएगा 9, 24 और 36, और नीचे क्या आएगा 24, 36 एंड 14। ये आया है A:B:C की वैल्यू, और ये आई है B:C:D की वैल्यू। तो A:B:C:D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9, 24, 36 एंड 14, क्योंकि A की वैल्यू ये है, B और C दोनों सेम कर ही दिए हैं तो B और C लिख लूंगा, फिर D की वैल्यू ये, तो A:B:C:D निकल गया ना अपना। ये थे आपके कुछ पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको दे रखा हो 3A = 5B, ठीक है, तो इसमें A/B क्या लिख सकते हैं आप? A/B लिख सकते हैं 5/3। आप A की वैल्यू 3 के बराबर नहीं कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा। A की जो वैल्यू होती है वो होती है इसके बराबर, और B की जो वैल्यू होती है वो होती है इसके बराबर। तो A/B 5/3 हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका है कि A:B कितना 5:3, या एक तरीका और है कि A=B, A के नीचे क्या, जो A की वैल्यू है, A की जो वैल्यू क्या है 5, और B की वैल्यू क्या है 3। मैं वैल्यू बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि A की एक्चुअल वैल्यू 5 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। A की सिंपलेस्ट फॉर्म 5, B की सिंपलेस्ट फॉर्म 3। तो ये जो दे रखा है आपको 3A = 5B, उसको आप इस तरीके से, इस तरीके से, या इस तरीके से, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर यही आपको दे रखा हो A:B:C की वैल्यू दे रखी हो 2:3:5, ठीक है, तो इसको तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता ना कि A/B/C, जो ये फॉर्म में लिखा हूं उस तरह से, इस फॉर्म में जो लिखा हूं इसमें तो नहीं लिख सकता ना, तो इस फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि मैंने लिखा। और सिमिलरली इस फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? A=B=C, A के नीचे 2, B के नीचे 3 और C के नीचे 5। अब मैं जो आगे बताने, जो मैंने अभी बताया उसका यूज पड़ेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अगर आपको दे रखा है 3A = 4B = 5C, और आपसे पूछा कि आप बता दो मुझे A:B:C कितना होगा, ठीक है। ऊपर में क्या बताया, दो दो संख्या थी ना, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे निकाल सकता हूं मैं A:B, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 4:3। सिमिलरली इससे क्या निकल सकता है B:C, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5:4, ठीक है। अब इसका तो आपको निकालना आ गया होगा ना कि A:B:C क्या होगा, 5 × 4 20, 5 × 3 15, और 4 × 3 12। एक तरीका तो ये है A:B:C निकालने का इसके थ्रू। दूसरा तरीका है कि आप इसको लिख लो डायरेक्ट 3A = 4B = 5C, ठीक है। और 3, 4, 5 का जो एलसीएम आएगा उससे डिनोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं या उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा, 60 से डिवाइड, तो ये क्या बचेगा 20, ये 15 और ये 12, ठीक है। तो क्या हुआ A/20 = B/15 = C/12। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ A:B:C = 20:15:12। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा और सबसे आसान तरीका है, जिसे देख ये दे रखा था ना आपको 3A = 4B = 5C। अगर ये सबसे आसान तरीका है और आपको एग्जाम में इसी तरह से करने हैं कि A:B:C आपसे पूछा है, तो अगर A की वैल्यू, A की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है तो A को छोड़े हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 5 का, तो कितना आएगा 20। B के जगह पे क्या लिखेंगे, B को छोड़ के C और A का जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा 5 × 3 15। और C की चाहिए तो C को इग्नोर करेंगे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 3 दैट इज 12।
तो ए बी सी की वैल्यू आई ये। तो मैं आपको बताया कि अगर इस फॉर्म में दिया हो और ए इज टू बी इज टू सी चाहिए, तो एक तो तरीका ये है, या ये है, या ये है। सबसे बढ़िया और सबसे कम समय में होगा जो तीसरा तरीका है। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हम जो है रेशियो में, हम नहीं बाकी रेशियो में जो होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। फ्रैक्शन जो होता है उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अगर a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू दे रखी हो 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है, और आपको बता रखा हो कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 3900, और आपसे पूछा है बता दो मुझे ए बी सी की वैल्यू बता दो, तो इसका बेसिक क्या है? बेसिक तो यही है ना कि 39, अगर हम मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो 3900 डिवाइडेड बाई, रुकिए मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये दे रखी है, तो a का रेशियो ये है, b का ये है, c का ये है, तो इसको क्या करेंगे? 1/2 प्लस 1/3 अब प्लस 1/4, तीनों का सम किसके बराबर? 3900 के बराबर। यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, फिर अगर a की वैल्यू चाहिए तो 1/2 की निकालना पड़ेगा, b की चाहिए तो 1/3 निकालना पड़ेगा, c की चाहिए तो 1/4 निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि फ्रैक्शन में हम इसको पसंद नहीं करते हैं, फ्रैक्शन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है अपना। तो मैं क्या करूंगा, जो फ्रैक्शन में डाटा दे रखा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या डाटा दे रखा है? 1/2, 1/3 और 1/4। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/2 इंटू 12 कितना होगा? 6। 1/3 इंटू 12 4। 1/4 इंटू 12 3। इसका मतलब a इज टू बी इज टू सी कितना है अपना? 643। और इन तीनों का सम दे रखा है 3900। 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 3900। तो एक बराबर क्या हो गया? एक बराबर हो गया 300। तो अगर आपसे पूछे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है कितनी? 6 है, तो 6 इंटू 300 जो कि 1800 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 300 डेट इज 1200। एंड c की वैल्यू कितनी? 3 इंटू 300 डेट इज 900। तो अगर हम फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर लें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, और इसी को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा। इसलिए मैंने बोला कि हम लोग फ्रैक्शन में रेशियो को पसंद नहीं करते हैं, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। मैंने आपको बताया कि अगर हम रेशियो में किसी नंबर से ऐड करते हैं या किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नंबर सेम ही क्यों ना हो, रेशियो बदल जाता है। तो जब मैं आपको सवाल की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें दिया रहेगा कि पहले ए किसी दो का रेशियो मान लीजिए कि 2:3 है। अगर बोलेगा उसमें कि अगर उसमें दोनों में 20 ऐड कर दें तो रेशियो हो जाता है 4:5। तो बताइए नंबर क्या था? तो एक तो तरीका बेसिक है, बेसिक हमेशा पता होना चाहिए आपको। तो देखिए बेसिक से किस तरह से करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी रेशियो में नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है? नहीं करना है, उसके एक्चुअल फॉर्म में करना है। तो एक्चुअल फॉर्म होगा कितना? 2x और 3x। बोला है क्वेश्चन में कि दोनों में 20 ऐड कर दें, तो दोनों में 20 ऐड कर देते हैं। तो रेशियो कितना हो जा रहा है? रेशियो हो जा रहा है 4:5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा? 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 12x प्लस 80। यहाँ से आया इधर 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 2x, और इधर आया 20। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 10। तो मेरा a का वैल्यू कितना? a है 2x ना, तो a की वैल्यू हो गई 20, और b की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू 30। ये तो है अपना बेसिक कंसेप्ट। बेसिक से हमेशा आप सवाल को कर सकते हैं। बाकी अगर ट्रिक इसमें लगाना है तो ट्रिक के लिए देखिए, पहले 2 और 3 का रेशियो था, अब रेशियो हो गया है 4:5 का। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में 20 ऐड करे हैं।
तो अगर सेम नंबर ऐड किए हैं और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये पहले 2 था अब 4 हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। ये 3 था और कितना हो गया, 5 हो गया, तो दोनों में 2 ही बढ़ रहा है ना। इसका मतलब है कि रेशियो में अगर +2 किए तो एक्चुअल में कितना कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। तो 2 के बराबर ही ये 20 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 10। पहले मेरा रेशियो क्या था, 2 और 3 था ना। ए की वैल्यू 2 थी, तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू जब 10 आ गई तो 2 की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 10 दैट इज 20। और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 इंटू 10 दैट इज 30। ये तरीका हुआ बाय ट्रिक से। अब चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप आपका ये रहेगा, जैसे कि इसमें क्या किए कि हम किसी नंबर से ऐड किए, आपसे कभी कभी, और सेम नंबर से मैंने ऐड किया है। अब अगला टाइप में ये हो सकता है कि आपको बोले कि किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर ए और बी का रेशियो 5:7 है और उसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रेशियो हो गया अब वो 3:5 हो गया। तो अपना एक बेसिक तरीका तो है ही कि पहले उसका जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो उसके एक्चुअल फॉर्म में करेंगे। तो एक्चुअल फॉर्म कितना है, 5x और 7x। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो रेशियो क्या हो जा रही है, रेशियो हो जा रही है 3:5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 25x - 50 इज इक्वल टू 21x - 30। 21 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो बचेगा 4x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हो गई 5। तो अगर a निकालना हो तो a की वैल्यू कितनी है, a की एक्चुअल वैल्यू 5x है, तो 5x बराबर 25। और b की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 7x है, तो 7 इंटू 5 35। तो a और b की वैल्यू निकल गई। ये तो तरीका हुआ अपना बेसिक से। और ट्रिक इसमें यूज करना है तो वो क्या करेंगे, पहले रेशियो 5:7 था, अब रेशियो कितना हो गया, 3:5। दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, 2 का डिफरेंस है ना, मतलब 2 घटा रहे हैं रेशियो में अगर देखें तो। और एक्चुअल में कितना घटा रहे हैं, 10। तो यही तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर होगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 5। तो अगर मेरा ए 5 है तो एक की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 5, तो ए की वैल्यू 25। और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 थी ना, अब बी की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी, अगर मेरा एक का वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू 7 इंटू 5 दैट इज 35। तो आपको दो टाइप के चीज देखने को मिले, एक तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ सेम ही नंबर से, और एक क्या कर रहा हूँ, सेम ही नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है तो पूछेगा आपसे कि पहले कितना कितना नंबर था। अगले टाइप पे आते हैं। इन सब चीजों की मैं एक सवाल जब लाऊंगा तो उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी बस एक ऊपर ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको रेशियो दे रखा है 2:7, और उसमें बोला कि उसमें मान लेते हैं कि 38 और 38 ऐड कर रहे हैं, तो रेशियो बदल के हो जा रहा है 5:8। ठीक है, ये ए और बी की वैल्यू है। पहले रेशियो 2:7 था, 38 ऐड किए तो 5:8 हो गया। बेसिक कभी नहीं बदलता है। तो ए की पहले एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2x, और बी की वैल्यू कितनी थी, 7x। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 38 ऐड कर रहा हूं मैं, और इसमें भी 38 ऐड कर रहा हूँ। रेशियो कितना हो गया, 5/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो a की वैल्यू पूछा है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और b की वैल्यू पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो x की वैल्यू आएगी। लेकिन मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक इसमें क्या है। तो देखिए, पहले रेशियो 2:7 था, अब रेशियो कितना हो गया, 5:8। हम क्या किए हैं, सिर्फ 38 ऐड किए हैं ना। अभी तक जो सवाल दोनों में सेम नंबर से ऐड किए हैं, लेकिन जब यहाँ पे डिफरेंस देखें तो इसमें +1 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 बराबर 38 लें या 1 बराबर 38 लें। ये तो कंफ्यूजन वाला सवाल हो गया ना। अभी तक क्या हो रहा था कि ये सेम हो रहा था, इसमें भी +2 प्लस इसमें 2 घट रहा है, जैसे इसमें भी 2 घट रहा था ना, तो ये 10 आ रहा था, तो 2 बराबर 10 लिख रहे थे। और सिमिलरली इसमें भी, इधर भी राइट लेफ्ट साइड में भी +2 हो रहा है, और इधर राइट साइड में भी +2 हो रहा है, और इसलिए 2 बराबर 20 कर दे रहा हूँ।
नंबर तो इसमें सेम ऐड हो रहा है 38 38, लेकिन मैं जब अंतर देखूं तो इसमें +1 का है, इसमें +3 का है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा ना, कि दोनों सेम नंबर से ऐड हो, तभी तो सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे इसको कल करते हैं। इसको करने का एक बेसिक तरीका तो ये है, बेसिक कभी नहीं बदलता, आप इसको इस तरह से करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। बाकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 2 7 और 5 8 है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 3 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का है। अगर आप इनके डिफरेंस को बराबर कर दें तो इन दोनों का डिफरेंस भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में, और इसमें क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 6 और 21। ये कितना आ जाएगा 25 और 40। तो अब मेरा रेशियो ये वाला है। अब मैं इसको भूल जाऊंगा 2758 को। अब मैं सोचूंगा कि नंबर मेरा पहले 6 था, ए 6 था और बी 21 था। दोनों में 38 ऐड किए हैं, तो नंबर जो मेरा हुआ 2540 हो गया है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 19 है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखें ये भी 19 है। तो मैं अब क्या कर लूंगा, जो मैं पहले करता आ रहा था कि 19 बराबर 38। तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 2 के बराबर है। तो आपसे पूछे ए की वैल्यू कितनी थी, पहले कितनी थी, तो आप 2 मत ले लेना। मेरा रेशियो अब ये 6 और 21 है। तो ए की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू थी 6, तो 6 बराबर 12। और बी की वैल्यू कितनी थी 21, तो बी की वैल्यू 42 के बराबर, क्योंकि एक की वैल्यू 2 है ना, तो 21 की वैल्यू 21 गुना 2 42। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। इस तरह से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगी। बस ध्यान ये रखना है कि आप एक की वैल्यू निकाल के जब ए पूछे आपसे, तो ए की ये वाली या ये वाली वैल्यू मत ले लेना। आपको अब ये रेशियो है कि आपका रेशियो 6 और 21 था पहले, अब 25 और 40 हो गया। तो ए का वैल्यू लेना है 6 और बी का लेना है 21, ना कि पहले वाला। अगले टाइप पे आते हैं। अभी तक देखिए तो इसी में एक सेम चीज हो सकता है कि सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने तो ये चीज बहुत बता दिया ना कि सेम नंबर से ऐड कर रहा हूँ, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंस क्या आया कि इसमें सेम +2 हो रहा है, तो इस इधर भी +2 हो रहा है। डिफरेंस भी इधर -2 हो रहा है, तो इधर भी -2 हो रहा है। तीसरे वाले टाइप में आया कि डिफरेंस मेरा अलग अलग हो गया था, कि इधर हो रहा था +3, इधर हो रहा था +1, तो मैंने डिफरेंस बराबर किया। डिफरेंस बराबर का तरीका मैंने बता दिया। अगला जो टाइप आता है उसमें आता है कि मैं जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, वो अलग अलग होंगे। अभी तक तो सेम नंबर से ऐड कर रहा था या सब्ट्रैक्ट कर रहा था। आपको कभी कभी सवाल में देखने को मिलेंगे कि A:B है, पहले रेशियो है 2:3। इसमें मान लेते हैं कि 20 ऐड किए हैं, इसमें मान लेते हैं कि 10 ऐड किए हैं। तो जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:7। तो पूछेगा ए और बी की वैल्यू बताओ, कि ए और बी की पहले की वैल्यू कितनी थी। तो बेसिक कभी नहीं बदलता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बेसिक हमेशा पता होना चाहिए। तो ए की एक्चुअल वैल्यू पहले कितनी थी, 2x थी। बी की कितनी थी, 3x थी। तो ए में क्या ऐड किए 20, बी में क्या ऐड किए 10। रेशियो क्या हो गया 5/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14x प्लस 140 इज इक्वल टू 15x प्लस 50। इधर आएगा तो ये x बचेगा, इधर आएगा तो 90 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 90। तो अगर आपको ए की पहले की वैल्यू पूछिए तो 90 इंटू 2 दैट इज 180। और बी की पहले की वैल्यू कितनी होगी, 3x है ना, तो 90 इंटू 3 दैट इज 270। तो ये और ये आ गया ए और बी की वैल्यू। लेकिन अगर आपको इसको ट्रिक से करना है, आप इक्वेशन नहीं बनाना चाहते, तो क्या करेंगे। अभी तक जो मैं सवाल सॉल्व कर रहा था उसमें सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा था। अगर नंबर डिफरेंट आ गया तो देखिए इसको करने का तरीका बाय जो ट्रिक बोलते हैं उसको, वो क्या क्या होता है। ये 2 और 3 है, ये 5 और 7 है। इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ +20, इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ +10। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसका डिफरेंस। तो 2 गुना 7 कितना आया 14, और 5 गुना 3 कितना आया 15। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, माइनस प्लस साइन आपको नहीं देखनी है। 15 और 14, 15 का डिफरेंस कितना होता है 1, -1 मत लेना, अंतर बस मैं पूछ रहा हूँ। तो 1 आया। और फिर 20 इंटू 7 का प्रोडक्ट और 10 इंटू 5 का प्रोडक्ट।
तो 20 इंटू 7 कितना आएगा 140, और 10 इंटू 5 कितना आएगा 50। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है 90। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 90। ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 90 दैट इज 180। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 90 दैट इज 270। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसी चीज में अगर अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, इसे देखिए एक और टाइप आपको पूछ सकता है कि अगर ए और बी का रेशियो 3:4 है, इसमें हम 18 घटा दिए इस रेशियो इसमें ए में, और बी में 12 सब्ट्रैक्ट किए, तो जो रेशियो हो गया वो 5:7 हो गया। तो मान पूछ सकता है आपसे कि बताओ ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। हमेशा बेसिक सेम रहेगा, तो बेसिक क्या होगा कि पहले एक्चुअल वैल्यू थी 3x और 4x, 3x में घटाए हैं 18, और b में घटाए हैं कितना, जो कि 4x में कितना घटाए हैं 12, रेशियो कितना हो गया अब 5/7। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। जिसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 7 गुना 3 21x माइनस 18 गुना 7 कितना होगा 126 इज इक्वल टू 20x माइनस 60। इधर आएगा 20x तो घट के x हो गया, उधर जाएगा 126 प्लस में जाएगा तो कितना होगा x की वैल्यू 66 के बराबर। तो अगर x की वैल्यू 66 हो गई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3x के बराबर। तो 3 इंटू 66 बराबर 198। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 4x के बराबर, जो कि 4 इंटू 66, 6 चक 24 264, ये आ जाएगा ए और बी की वैल्यू। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब बाकी इसका ट्रिक क्या है, सिंस अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जस्ट इससे पहले जो बताया बस वही तरीका है कि 3 4 और 5 7 लिखेंगे, यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 3 और 7 का प्रोडक्ट, 4 और 5 का प्रोडक्ट, 3 और 7 बराबर 21, और 5 और 4 का 20। इसको आपको नहीं लेना है, प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, बस डिफरेंस अंतर बताना है। अंतर एक का आया, और 18 गुना 7 कितना होगा 126, और 12 गुना 5 कितना होगा 60, इन दोनों का डिफरेंस। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 66 के बराबर। तो अगर आपसे पूछा रहता कि ए की बताओ पहले की वैल्यू कितनी थी, तो ए की पहले की वैल्यू थी 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 66, जो कि आएगा 198। और बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 4, और मुझे एक की वैल्यू पता है 66, तो 4 की वैल्यू कितनी 4 इंटू 66, जो कि आएगा 264 के बराबर। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं, बेसिक हमेशा सेम रहता है, ट्रिक्स में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। अगले टाइप पे अब आते हैं। कभी कभी आपको सवाल में देखने को मिल सकता है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा हो, कि मिल्क एंड वाटर का एग्जाम्पल के तौर पे कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:5, और आपको बोला है कि मैं वाटर 12 लीटर निकाल लेता हूँ, तो जो रेशियो मेरा बचता है बनता है अब मिल्क एंड वाटर का वो हो जाता है 3:7। तो बताइए ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर की कितनी थी। तो एक तो बेसिक तरीका है जो कभी नहीं बदलता कि पहले मिल्क था कितना 2x एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि कभी भी मैंने बताया है ना, कभी भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उसके एक्चुअल वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले मिल्क की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 2x थी, एंड वाटर की कितनी थी 5x थी। मिल्क में मैं ना कुछ ऐड कर रहा हूँ ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। वाटर में मैं 12 लीटर निकाल रहा हूँ तो 12 लीटर घटा देते हैं। तो रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो बन रहा है 3:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14x इज इक्वल टू 15x माइनस 36। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 36 आ गई तो मिल्क मेरा पहले कितना था, मिल्क था मेरा 2x, तो 2x की वैल्यू 2 इंटू 36 दैट इज 72 लीटर। एंड वाटर पहले कितना था, वाटर पहले था 5x, तो 5 इंटू 36 दैट इज 180 लीटर। ये मेरा मिल्क एंड वाटर का निकल गया क्वांटिटी, कि ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर की कितनी थी। ये तो बेसिक तरीका है। बाकी इसका ट्रिक क्या हो सकता है, तो देखिए पहले मिल्क 2 था वाटर 5 था, फिर मिल्क घटाने फिर 12 लीटर पानी निकालने के बाद रेशियो जो हुआ 3:7 हो गया। तो क्या हम मिल्क में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब मिल्क में कुछ ना ही ऐड कर रहे हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो मिल्क जितना पहले था उतना ही अभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंतर दिख रहा है 2 और 3 का, तो मैं क्या करूँगा, मिल्क को बराबर कर दूंगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 को बराबर करने के लिए इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 5 15। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14। इसका मतलब हुआ कि पहले मिल्क एंड वाटर का रेशियो 6 इंटू 15 था, 6:15 था। 12 लीटर पानी निकाल लिए तो अब जो रेशियो आया मिल्क एंड वाटर का वो 6:14 आया है। तो कितना लीटर रेशियो में कितना का डिफरेंस है, एक का। तो एक की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि 12 लीटर मैंने पानी निकाला, तो एक की वैल्यू 12। तो पहले मिल्क था कितना, इसकी वैल्यू मत ले लेना आप लोग। अब पहले मिल्क था 6, वाटर है था पहले 15। तो अगर मिल्क की वैल्यू पूछे ओरिजिनल क्वांटिटी, तो मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 6 दैट इज 72। अगर आपको वाटर की वैल्यू पूछे तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर था पहले 15, 15 गुना 12 दैट इज 180। 72 और 180 बेसिक से भी हुई। ट्रिक, जो ट्रिक में क्या करना है कि मिल्क में मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है तो मिल्क को बराबर कर दो। वाटर चेंज किया है ना, तो वाटर अपने आप डिफरेंस निकल जाएगा कितना कम हो रहा है। जितना कम हो रहा है उसको एक्चुअल डाटा से बराबर कर देंगे। अगला टाइप पे थोड़ा देखते हैं। कभी कभी आपको सवाल इस तरह के देखने को मिलेंगे कि a इज टू बी प्लस सी की वैल्यू दे रखेगी और आपको मान लीजिए b इज टू ए प्लस सी की वैल्यू दे रखेगी। इसकी वैल्यू a इज टू बी प्लस सी की वैल्यू मान लीजिए 3:4 है। अब b इज टू ए प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 5:7। आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c बताओ। तो इसको कैसे करते हैं, जिसमें 3 टर्म है ए बी सी, इसमें भी 3 टर्म है ए बी सी, तो क्या तीनों का सम बराबर होगा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि तीनों अगर सेम ही अल्फाबेट है तो तीनों का सम बराबर होना चाहिए ना। इसमें क्या सम हो रहा है, 4 + 3 7, इसमें सम कितना हो रहा है 7 + 5 दैट इज 12। तो 7 और 12 को बराबर करना अगर है तो इसमें क्या करेंगे, साथ में इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब क्या निकला, a इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना 3 36, अब 12 गुना 4 48। और ये क्या आएगा, b इज टू a प्लस सी इज इक्वल टू, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 35 और ये 49। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आपको पता चल गया कि a की वैल्यू 36 है, b की वैल्यू कितनी 35 है और c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो या यहाँ से निकाल सकते हो। अगर पहले वाले से निकालें तो क्या होगा, b प्लस सी की वैल्यू 48 है। अब b पता है आपको 35 है, तो c कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 13, तो c 13। तो a इज टू बी इज टू सी पूछा तो उसका क्या हो जाएगा 36 इज टू 35 इज टू 13, ये हो जाएगा। अब अगले टाइप पे थोड़ा चलते हैं। एक तो मैंने आपको एक और एग्जांपल में ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा था पहले 3:2 और आपसे बोला है कि मैंने वाटर निकाल लिया 5 लीटर, 5 लीटर पानी निकाल लिया, तो जो अब रेशियो आया है वो रेशियो आ गया है 5:3। तो बताइए ओरिजिनल क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर की कितनी थी। तो इस टाइप का मैंने बता रखा है ऊपर भी। तो अगर आपको बेसिक से करना है तो पहले मिल्क एंड वाटर कितना है 3x और 2x है। मिल्क में मैंने कोई चेंज नहीं, बदलाव नहीं किए हैं, सिर्फ वाटर में किए हैं, क्या किए हैं 5 लीटर निकाला है। तो जो रेशियो क्या हो जा रहा है अब 5/3। सॉल्व कर लेंगे, 3 × 3x 9x इज इक्वल टू 10x - 25। तो x की वैल्यू आ गई 25। अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो मिल्क पहले कितना था 3x था 75। अब वाटर पहले कितना था 2x था, तो वाटर की वैल्यू कितनी 25 × 2 50। ये तरीका हो गया। और ट्रिक मैंने बताया है कि मान लो कि मिल्क 3 और 2 है और 5 और 3 हो जा रहा है, लेकिन मैंने मिल्क में कोई बदलाव नहीं किए हैं, सिर्फ वाटर में किए हैं, तो 3 और 5 को बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15 और 10 और ये 15 और 9। मिल्क बराबर हो गया, वाटर में एक का डिफरेंस आया। तो एक का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि मैंने 5 लीटर पानी निकाला है ना, 5 लीटर पानी निकाला इसलिए एक के बराबर। तो मेरा मिल्क पहले था कितना 15, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसकी ये डाटा मत ले लेना रेशियो में, क्योंकि ये जो अब इक्वल कर रहा हूँ ना मिल्क को, तब ये जो आ रहा है ये
मिल्क की पहले क्वांटिटी थी, ये वाटर की पहले क्वांटिटी थी। घटाने पानी, 5 लीटर पानी निकालने के बाद उसका रेशियो ये और ये हो रहा है। तो अब मिल्क पहले था कितना, 15 था, तो 15 की वैल्यू कितनी, 75, ये मिल्क आया। एंड वाटर की वैल्यू पहले कितनी थी, 10, 10 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 5 है तो 10 की वैल्यू 50। कभी कभी आपको देखने को मिलेंगे कि आपको दो बर्तन हैं, दो यूटेंसिल है, बोलेगा दोनों की कैपेसिटी बराबर है। दो बर्तन मान लीजिए ए और बी है, और दोनों की बोलेगा क्षमता बराबर है, और दोनों बराबर बराबर फिल किया हुआ है, पूरा फुल्ली कंप्लीटली फिल है, और दोनों में क्या भरा हुआ है, मिल्क और वाटर। ठीक है, तो अगर मिल्क एंड वाटर है और इसमें रेशियो दे रखा है आपको 5:7, और इसमें रेशियो दे रखा है 2:5, तो अगर दोनों की कैपेसिटी बराबर हो तो क्या होगा, दोनों में मिल्क एंड वाटर के जो एडिशन आना चाहिए सेम आना चाहिए, क्योंकि 5 + 7 कितना आ रहा है, 12 है, इसमें 2 + 5 कितना आ रहा है, 7। अगर दोनों बर्तन की कैपेसिटी बराबर है और दोनों बराबर फिल किया हुआ है, तो ये चीज तो बराबर आना चाहिए था ना, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा है तो बराबर कर दो। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 12 से मल्टीप्लाई। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मिल्क, बर्तन ए में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 35:49। सिमिलरली यूटेंसिल बी, बर्तन बी में जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आएगा वो आएगा 24 और 60। तो अब देखिए इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का सम हो गया 84, और इन दोनों का सम कितना, 84। सिंस बर्तन की कैपेसिटी बराबर है तो दोनों का मिल्क एंड वाटर का जो ऐड करने पे क्वांटिटी आनी चाहिए वो भी बराबर आनी चाहिए, तो वो मैंने बराबर कर लिया। ये मैं बस बताया कि अगर दो बर्तन की कैपेसिटी बराबर होती है तो इस तरह से हम पहले उसको क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बराबर करते हैं। बाकी सवाल जो आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। अभी तक हम लोगों ने रेशियो के बारे में जानकारी हासिल करी। अब मैं आप लोगों को एक नए टर्म से अवगत कराता हूं जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। इसे हिंदी में बोला जाता है समानुपात। तो अगर दो गिवन रेशियो आपस में बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो रेशियो, जो कि एक दे रखा है आपको A:B, दूसरा दे रखा है अगर आपको C:D, और वो एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। बराबर हैं तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा A × D = B × C, ये चीज आएगी। और जब प्रोपोर्शनल में है तो उसे मैथमेटिकली डिनोट हम किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। इसको मैथमेटिकली डिनोट करने का तरीका है A:B, प्रोपोर्शनल का सिंबल इस तरीके से, C:D। तो ये चीज आई कैसे वो तो मैंने दिखाया, क्योंकि प्रोपोर्शनल में कब होगा, जब आपस में बराबर होंगे, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ गई। लेकिन अगर आपको इसको याद करना है तो वो कैसे होगा, होता है इनर वाले का प्रोडक्ट, इनर वाला क्या है, बी और सी है, अंदर वाले का प्रोडक्ट B × C बाहर वाले का प्रोडक्ट A × D। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर आपको दो रेशियो दे रखा है, एक दे रखा है 3/9 और दूसरा अगर दे रखा है 9/27, क्या ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो प्रोपोर्शनल है या नहीं अगर चेक करना है तो एक तो तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल होगा तो ये आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे तो 27 × 3 = 9 × 9, तो 81 = 81, ये बराबर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। या फिर इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/3। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी 9/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/3। ये बराबर है ना, बराबर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर आपको दे रखा है 3:5 प्रोपोर्शनल टू 8:x, आपसे पूछा है x की वैल्यू बताइए, तो ये सिंबल देख के लग रहा है ना कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल में है, तो प्रोपोर्शनल में है इसका मतलब क्या, 3/5 = 8/x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8 × 5 जो कि 40/3। या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इनर वाले का प्रोडक्ट, अंदर वाले का प्रोडक्ट जो कि 8 × 5 =
बाहर वाले का प्रोडक्ट जो कि 3 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 40/3। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं या फिर इस तरीके से भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दे रखा है दो रेशियो आपस में बराबर, a/b=c/d, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर रेशियो में हम दोनों साइड किसी सेम नंबर से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ +1 करते हैं, अगर जब फर्क नहीं पड़ता तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ +1 कर रहा हूं। तो +1 करने पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम b, ऊपर बचेगा a प्लस बी और इक्वल टू c प्लस डी बाई डी। इसे हम मार्क कर रहे हैं इक्वेशन 1। एक बार मैंने +1 किया, अगली बार मैं क्या कर रहा हूँ, -1 कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो -1 करूंगा तो क्या आएगा, a/b -1 इज इक्वल टू c/d -1। डिनोमिनेटर में रहेगा अपना b, ऊपर बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू c माइनस डी बाई डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगी, देखते हैं। a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी बाई डी। यहाँ से ये b और b टर्म कट जाएगी, यहाँ से ये d और d टर्म कट जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। हमें पता था ये चीज और यहां से मैंने यहाँ इस रिजल्ट पे आया। इसको डायरेक्टली अगर आप लोगों ने से किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि इसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके मैं यहाँ से इस रिजल्ट पे पहुंचा। कैसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके ये चीज आती है वो मैंने बताया, लेकिन क्या एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, अगर हमें एग्जाम में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना हो तो क्या हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे फिर इस पे आएंगे, नहीं। वो एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूं अब आपको। इसे देख, मान लीजिए दे रखा है वही चीज a/b = c/d और इसमें हमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म न्यूमरेटर में है उसी को ऊपर भी लिखेंगे और उसी को नीचे भी लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर में प्लस के साथ और वही चीज नीचे माइनस के साथ। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी सेम चीज करेंगे, जो टर्म ऊपर है उसको हम ऊपर भी और नीचे भी लिखेंगे और जो नीचे है उसको ऊपर प्लस के साथ और नीचे माइनस के साथ। तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करने पर डायरेक्ट हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना है तो कैसे करेंगे, ये भी आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में है उसको हम ऊपर भी लिखेंगे और उसको हम नीचे भी लिखेंगे, और जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर प्लस के साथ और उसी को नीचे माइनस के साथ। जब माइनस के साथ आएगा तो क्या आएगा, -a प्लस बी इज इक्वल टू, जो टर्म ऊपर में है उसको ऊपर भी लिखिए और उसको नीचे भी लिखिए, और जो टर्म नीचे है उसको ऊपर प्लस के साथ और उसको नीचे माइनस के साथ। तो माइनस के साथ लिखेंगे तो ये -c और ये +d, ये b और b कट जाएगी, ये a और ये a कट जाएगा, और इस साइड में d और d कट गया, c और c कट गया। बचा क्या, बचा अपना 2a/2b इज इक्वल टू 2c/2d। तो क्या रिजल्ट निकला, a/b इज इक्वल टू c/d। तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल किया तो ये आया, और इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल किया तो ये आया। ठीक है, मतलब ये वापस से फिर से वही पुरानी अवस्था में चली गई। मैं बस आपको बता रहा हूं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का डायरेक्ट कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज होना है वो मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर मैंने आप लोगों को क्या बताया, ऊपर मैंने बताया कि अगर आपको दो रेशियो दे रखा है a/b इज इक्वल टू c/d, तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं, देखिए एक a/b इज इक्वल टू c/d दे रखा था,
उसमें +1 करने पे ये चीज आया तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, -1 करने पे ये आया तो ये भी लिख सकते हैं। तो मैं अब इस यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि अगर ये a/b इज इक्वल टू c/d दे रखा है तो हम इसके जगह पे क्या क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अपने मन मुताबिक जो मुझे क्वेश्चन को बना करने में आसान कर दे। तो मैं इसके जगह पे यूज कर सकता हूँ a+b/b इज इक्वल टू c+d/d, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ a-b/b इज इक्वल टू c-d/d, या फिर कंपोनेंडो डिफरेंडो, या फिर इन दोनों को डिवाइड करने पे जो चीज आएगी वो आएगी a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d, या फिर थर्ड वाले चीज का रेसिप्रोकल, वो क्या, a-b/a+b इज इक्वल टू c-d/c+d। तो अगर आपको ये दे रखा हो a/b इज इक्वल टू c/d, तो इन चारों में से हम किसी का यूज कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं इन चारों में से किसी चीज का यूज कर सकता हूँ। और ये चारों चीज आया कैसे, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर आपको दे रखा है a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो हम इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई b प्लस डी प्लस एफ के बराबर। इसको हम ये चीज लिख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि कैसे लिख सकते हैं और क्यों लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये तो क्वेश्चन जब करेंगे तो पता चलेगा कि क्यों कर रहा हूं, लेकिन कैसे ये आया वो मैं बताता हूं आपको। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है ये चीज ना, तो मैं करता हूं कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, इसको मान लेता हूं मैं y के बराबर। अगर इसको y के बराबर मान लेता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी b इंटू वाई, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू dy, सिमिलरली e की वैल्यू fy। आपको पता है कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तीनों टर्म बराबर हैं और तीनों किसके बराबर हैं, y के बराबर। और मैंने बोला इन तीनों टर्म को मैं लिख सकता हूं इसके बराबर। तो क्या इसकी वैल्यू अगर y आ जाए तो मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। तो मैं इसको निकाल लेता हूं, इसकी वैल्यू आती कितनी है। ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है a प्लस सी प्लस ई, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे by, c की वैल्यू क्या है dy, और e की वैल्यू क्या है fy, और नीचे क्या है आपका b प्लस डी प्लस एफ। अगर न्यूमरेटर में y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, बचेगा b प्लस डी प्लस एफ, और नीचे हो गया अपना b प्लस डी प्लस एफ। ये कट गया तो बचा क्या y, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी y के बराबर हो गई ना, और ये तो y के बराबर मैंने एज्यूम किया ही था। तो अगर आपको दे रखा हो a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो आप लिख सकते हो a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई b प्लस डी प्लस एफ। इसको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। दो तीन छोटी मोटी चीजें और बच रखी है। एक अगला है, आपसे पूछता है कभी कभी कि मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती। आपको दो नंबर दे देगा कि a और b दो नंबर है, इसका मीन प्रोपोर्शनल बताइए। तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, दो गिवन नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो होता है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, और वो स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट। अगर एग्जांपल से मैं बताऊं तो अगर आपको दे रखा है 6 और 8, पूछा है आपसे कि इसका मीन प्रोपोर्शनल बताइए, तो 6 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 6 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर 6 इंटू 8, जो कि आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 48। तो ये इसका मीन प्रोपोर्शनल हो गया। आगे चलते हैं। आगे अगला है थर्ड प्रोपोर्शनल। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। कंफ्यूज वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा, आपको दो नंबर देगा a और b, पूछेगा a इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। तो इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है
कि जो ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो बी और किसके साथ है। इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू जानना चाह रहा है। आपको देगा दो नंबर, मैं एग्जांपल भी लूंगा। आपको देगा कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। तो इसका मतलब ये है कि जो ए और बी का रेशियो है वही बी और किसका रेशियो है। तो इसको हम डिनोट करें, ये तो प्रोपोर्शनल में है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए। तो अगर आपको a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, इसका मतलब बी स्क्वायर बाई ए निकालना है। लेकिन आप फॉर्मूला कभी मत याद करना, आप बस ये सोचना कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, इसका मतलब जो रेशियो a और b का है वही b और किसके साथ है, तो जिसके साथ है वही आंसर अपना। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊं तो मान लीजिए आपसे पूछा कि 2 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताएं, तो मैं सोचूंगा कि ये पूछना चाह रहा है कि 2 और 6 का जो रेशियो है वही 6 और किसके साथ है। तो अगर ये चीज आपने लिख लिया तो आपको ध्यान होगा मैंने ऊपर बताया है कि इनर वाले का प्रोडक्ट मतलब 6 गुना 6 इज इक्वल टू आउटर वाले का प्रोडक्ट 2 गुना एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18। या फिर अगर ये ध्यान में ना रहे तो यहां से मैं डायरेक्टली ये चीज पे आ सकता हूँ क्या, कि अगर ये चीज है तो क्या लिखेंगे इसको 2/6 इज इक्वल टू 6/x। तो यहां से आया 2x बराबर 36, तो x बराबर 18। एक तो आपका फॉर्मूला है, एक आपका इस तरीके से लिख लो, या तो इस तरीके से आगे बढ़ो या फिर इस तरीके से आगे बढ़ो, किसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पे हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले चीज पे जाते हैं। अगला है अपना फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये देखिए ये आसान है, लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी थर्ड प्रोपोर्शनल में। फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या है कि इसमें आपको 3 नंबर दे रखेगा, ए बी और सी। आपसे पूछेगा ए बी सी का थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। इसका मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जो ए और बी का रेशियो है वही रेशियो सी और किसके साथ है। तो अगर ये चीज मैथमेटिकली मैंने लिख लिया तो देखिए इसको दो तरीके से मैं बढ़ सकता हूँ। एक तो है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स, तो यहां से ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, तो एक्स की वैल्यू बी सी बाई ए। तो एक तो फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप डायरेक्टली, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आपसे पूछे कोई कि 3, 5 और 9 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, तो इसका मतलब हुआ कि 3 और 5 का जो रेशियो है ना वही रेशियो 9 और किसके साथ है। इसका मतलब 3/5 इज इक्वल टू 9/x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 9। एक्स की वैल्यू 5 इंटू 9/3। ये 3 से कटेगा 3 बार में, तो 15। इतना अगर डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्टली याद हो कि क्या होता है प्रोपोर्शनल में, इनर वाले का प्रोडक्ट जो कि 9 इंटू 5 वो किसके बराबर होता है, आउटर वाले के प्रोडक्ट के बराबर, वो क्या है 3 इंटू एक्स। तो अब डायरेक्टली यहाँ भी पहुंच सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू कितनी, 3 से ही कटेगा 3 बार 15। यहाँ इस तरीके से 15 आ सकता है, इस तरीके से 15, या फिर डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं आप। डायरेक्ट फार्मूला में क्या आएगा, ए बी सी मैंने 3 नंबर माना था ना, 3 नंबर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया 359, तो फार्मूला यूज करेंगे तो बी इंटू सी, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी। तो थर्ड, ये अगर हम फार्मूला यूज करना चाहें तो आ जाएगा कितना, 5 इंटू 9 बाई 3। तो ये काटेगा इसको 3 बार, ये 15। एक तरीका है फॉर्मूला, या फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि डायरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख लें और इस तरीके से लिख लें। तो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से आगे बढ़े, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद है कि इनर वाले का प्रोडक्ट आउटर वाले का प्रोडक्ट बराबर होता है तो डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। अब बाकी मैं इस पे अभी बहुत सारे सवाल करने वाला हूं, तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।